दिल्ली आबकारी नीति में कथित धांधली के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ जारी। सीबीआई मुख्यालय के आसपास धारा 144 धरना प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में डॉक्टर अप्पा को दिया पुरस्कार। अप्पा साहेब धर्माधिकारी के जीवन को त्याग और सेवा के लिए बताया समर्पित। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या के बाद सभी जिलों में धारा 144 लागू। स्थिति पर सरकार की पैनी नजर। दुबई के आवासीय भवन में लगी भीषण आग से 4 भारतीयों सहित 16 लोगों की मौत। घटना में 9 अन्य घायल। इसी इमारत में काम करते थे भारतीय मृतक। सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण लगी आग। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच झड़पों में कम से कम 56 लोगों की मौत, सैकड़ों अन्य घायल। गोली से घायल हुए एक भारतीय की भी मौत। भारतीय दूतावास ने हिंसा को देखते हुए घरों में रहने की दी सलाह। यूएन महासचिव ने की शांति की अपील। और आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से, वहीं गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दिल्ली में कथित आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई के मुख्यालय में पूछताछ जारी है। सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले केजरीवाल ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने राजघाट पहुंचे। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने सीबीआई मुख्यालय के आसपास धारा 144 लगाई है और किसी को भी धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा साउथ लॉबी के कई सारे जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब सीबीआई उनसे सवाल जवाब करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को 100 करोड़ की जो रकम है वो साउथ लॉबी से पहुंची थी और इस रकम का जो प्रयोग है वो गोवा और पंजाब के इलेक्शन में किया गया था। और इसके साथ साथ ही ये बात भी निकलकर सामने आई थी कि शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल के बीच टेलीफोन पर बातचीत भी हुई थी। फेस टाइम के थ्रू ये बातचीत हुई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से कि वो विजय नायर के थ्रू इस डील में शामिल हो तो उसे काफी बड़ा जो लाभ है वो दिया जाएगा। अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल से उन्हीं सवालों के जवाब मांगेगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। आम आदमी पार्टी द्वारा केजरीवाल की तुलना महात्मा गांधी से किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज की ये रिपोर्ट। दिल्ली के बहुचर्चित आबकारी घोटाले में अब दिल्ली भाजपा सड़कों पर उतर आई है और यह देखिए ये जो बैनर है कि महात्मा गांधी जी का अपमान करने वाले शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल इस्तीफा दो, विशाल धरना। यह धरना का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश ने किया है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी, ये तमाम लोग यहाँ धरना स्थल पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल इस्तीफा दो और हाथों में बड़े बड़े कटआउट्स जो हैं फ्लेक्स लगा करके लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि जो ईमानदारी, आदर्श और सुचिता की बात करने वाली जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है
वह सरकार ने कैसे भ्रष्टाचार किया है, इसको लेकर दिल्ली भाजपा जो है ये बहुत आंदोलित है। कैमरामैन सुमित के साथ राजघाट से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। संवाददाता सम्मेलन में संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार का पता नहीं चलता। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार पता नहीं चलता है। मैंने दस्ताने पहन रखे हैं और मैंने मौकाए वारदात पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़े हैं, उसका अर्थ यह नहीं होता है कि मैंने जुर्म नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहन करके भ्रष्टाचार किया, शराब नीति में घोटाला किया। स्वाभाविक रूप से अब मौका आ गया है कि दस्ताने उतरने चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नवी मुंबई के खारघर में वरिष्ठ आध्यात्मिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया। पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर नारायण को अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सामाजिक सुधार में डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर धर्माधिकारी के परिवार ने कई पीढ़ियों से बिना किसी अपेक्षा के लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। गृह मंत्री ने नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यों का भी उल्लेख किया। इन कार्यों में स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, नशा मुक्ति, साफ सफाई, पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण, शैक्षणिक सामग्री का वितरण शामिल है। मैं आज इस सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूं कि कोई प्रसिद्धि की आकांक्षा के बगैर सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा करने वाले समाज सेवी के सम्मान में ये लाखों लाखों लोगों का हुजूम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, इस प्रकार का भक्तिभाव केवल त्याग और सेवा से ही होता है जो कि अप्पा साहब के अंदर दिखलाई पड़ता है। ये नाना साहब की सीख का सम्मान है। इस प्रकार का मान, इस प्रकार का सम्मान, इस प्रकार का भक्तिभाव केवल और केवल त्याग, समर्पण और सेवा से ही खड़ा होता है जो अप्पा साहब के अंदर हम सबको दिखाई पड़ता है। अप्पा साहब के लिए आपका प्यार, आपका भरोसा और आपका सम्मान उनके संस्कारों का सम्मान है, नाना साहब की सीख का सम्मान। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद लखनऊ, प्रयागराज और 73 अन्य जिलों में धारा 144 लगा दी है। ये निर्णय राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लिया गया है। पूरे राज्य में पुलिस हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रात अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद से राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में नियमित अंतराल पर जानकारी ले रहे हैं। सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन करेंगी और पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति देश भर से 1500 से अधिक प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित भी करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय कल से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से पहले आजादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंत्रालय ने पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव की थीम के आधार पर कई सम्मेलनों की श्रृंखला की परिकल्पना की है। पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कथित जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। जिले के तुर्कौलिया, हरसिद्धि, सुगौली और पहाड़पुर प्रखंड के लोग मरने वालों में शामिल हैं।
जिला प्रशासन, पुलिस और उत्पाद विभाग इस मामले में कुछ भी बताने से परहेज कर रहा है। मृतक के परिजन और सदर अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों ने कहा कि देशी शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अब तक 20 में से 3 शवों का ही पोस्टमार्टम किया गया है। स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों से मिलने के बाद इस घटना को शर्मनाक बताते हुए राज्य सरकार से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। तो हमने तो उसके बाद वो घर है परे वाला साला के पास में गए थे तो हम कहा कि कर दिया क्या पैसा लगा। फिर तब तक मेरा साला का फोन आया कि तुम किसके साथ दारू पिए हो, उस सबकी हालत खराब है। तो हमें मेरा माथा चक्कर होने लगा और हमें बेचैनी सी हो गई। तो हमने वहाँ आते आते तो फट गया तो हमें दवाई वहाँ चलने लगा। दवाई चलने लगा, रात भर तो दवाई खाते हैं। तो फिर दिन में सुनने लगी ऐसा ऐसा यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे आए हैं। असम के ग्वालपाड़ा में पुलिस ने एक यात्री बस से भारी मात्रा में विस्फोटक और जिलेटिन डेटोनेटर बरामद किए। आशंका है कि यह विस्फोटक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लाया गया था, लेकिन समय पर इस बरामदगी से बड़ी वारदात टल गई है। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,093 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,248 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.68% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.78% है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 5.61% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 57,542 है। अब तक 92.40 करोड़ से अधिक कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,79,853 कोविड टेस्ट किए गए हैं। और इस सब के बीच देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है, जिनमें 95 करोड़ 21 लाख दूसरी खुराक और 22 करोड़ 87 लाख एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 807 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना एम रायमोंडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि वो सबसे लोकप्रिय विश्व नेता हैं, वो दूरदर्शी हैं और लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का स्तर अवर्णनीय है। I had an incredible opportunity to spend more than an hour and a half with Prime Minister Modi, who is, I don't need to tell anyone here, he is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. And his desire to lift people out of poverty and move India forward as a global power is real, and it is happening. But the best part of the meeting for me was this. Anyone who knows Prime Minister Modi, all of you knows, he is a tech guy and he is deep into the details. So I found myself at his home at 7:30 on a Friday night talking about the details of radio access networks and artificial intelligence, and it was just amazing. And I said to him, and I'll say this to you, in the years to come, there will be two ecosystems of technology. One consistent with our democratic values and another not. And I said to him, the United States and India need to lead the world together in this technology ecosystem. And without missing a beat, after he had traveled all week, he said to me, well, Secretary, AI doesn't stand for artificial intelligence. I said, really?
He said AI is America-India technology ecosystem. दुबई के एक आवासीय भवन के चौथे माले पर लगी भीषण आग के कारण 16 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 9 लोग घायल हो गए। दुबई के नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि शनिवार दोपहर बाद अल रास के आवासीय भवन में आग लगी। अग्निशमन केंद्र की टीम ने राहत और बचाव अभियान चलाया। आग पर दोपहर बाद काबू पा लिया गया। मृतकों में 4 भारतीय भी शामिल हैं। ये भारतीय इस भवन में काम करते थे। नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण इस भवन में आग लगी। इस दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए संबंधित अधिकारी व्यापक जांच कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज और सूडानी सशस्त्र बलों के बीच लड़ाई की निंदा की है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने सभी पक्षों से शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आग्रह किया है। सूडान के सशस्त्र बलों ने देश के अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के साथ बातचीत की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि सूडान में अक्टूबर 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ था। उसके बाद से सेना और अर्धसैनिक बलों से जनरल एक संप्रभु परिषद के माध्यम से देश को चला रहे हैं। इस परिषद का नेतृत्व सूडानी सेना के प्रमुख जनरल अब्दे फतल अल बुरहान कर रहे हैं। संप्रभु परिषद अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स को सूडानी सेना में शामिल करना चाहती थी, लेकिन आरएसएफ इसे कम से कम 10 साल के लिए टालना चाहती है। इसी मुद्दे पर पिछले हफ्ते तनाव बढ़ गया था। इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन में आज फिर डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। एक और जहां मुंबई इंडियंस ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर इस सीजन की पहली जीत दर्ज की थी, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़े स्कोर वाले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने हराया था। मुंबई टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है, उसने 5 बार खिताब जीता है। वहीं कोलकाता 2 बार चैंपियन बनी है। टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमें 31 बार आमने सामने हुई, जिनमें मुंबई को 22 और कोलकाता को सिर्फ 9 बार जीत मिली। वहीं आईपीएल के दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टक्कर गुजरात टाइटंस के साथ होगी। हार्दिक पांड्या की वापसी के साथ ही गुजरात जीत की पटरी पर लौट चुकी है और पिछले मैच में टीम ने पंजाब किंग्स को हराया था। संजू सैमसन की अगुवाई में राजस्थान का प्रदर्शन अब तक इस सीजन में बेमिसाल रहा है। आखिरी मुकाबले में राजस्थान की टीम ने रोमांचक मैच में सीएसके को हराते हुए चेपॉक के मैदान पर 15 साल बाद जीत का स्वाद चखा था। ऐसे में टीम इसी फॉर्म को गुजरात के खिलाफ भी बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन हासिल करने की भी होड़ होगी। राजस्थान अभी टेबल में नंबर 1 पर मौजूद है, जबकि गुजरात तीसरे पायदान पर काबिज है। पिछले दिनों गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबितू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांवों के प्रति जनता का दृष्टिकोण बदला है। अब सीमावर्ती क्षेत्र में जाने वाले लोग इसे आखिरी गांव नहीं बल्कि भारत के पहले गांव के रूप में जानते हैं। पूरी उत्तरी सीमा के सभी गांवों के लिए मोदी सरकार का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम विकास के नए अवसर साथ लाया है। 3 चरणों वाली इस पहल से पलायन रुकेगा, पर्यटन बढ़ेगा और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र के 4,800 करोड़ रुपए के योगदान के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ उन्हें मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और सीमा की सुरक्षा और मजबूत होगी। पहले जिस इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर काम शुरू किया। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, हमने उन्हीं को साथ लेकर प्रगति के महान लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प किया। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में 19 जिलों के 46 ब्लॉक्स में 2,967 गांवों की पहचान की गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार से ग्राम सभा तक की भागीदारी और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। मोदी जी अब जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लेकर आए, उत्तरी भूभाग की सीमा 4 राज्यों और एक यूटी के 19 जिले, 46 ब्लॉक
और 2967 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 2014 से पहले समस्याग्रस्त क्षेत्र के रूप में पहचाना जाने वाला पूर्वोत्तर आज संपन्नता और विकास से अपनी नई पहचान बना रहा है। ये बॉर्डर एरिया को सिक्योर करने में हमारा भारत देश का जो जितने डिफिकल्ट बॉर्डर एरियाज है उसको एक तरीके से मजबूत से वहाँ के लोगों को सुरक्षा का दृष्टि से, भारत के अखंडता का दृष्टि से वहाँ रहने वाला लोग भी अब महसूस करता है कि भारत का सरहदों का रक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। कभी हथियार उठाने वाले युवा मोदी सरकार की नीतियों के कारण हथियार छोड़ मुख्य धारा का हिस्सा बने हैं। हमारा सीमावर्ती गांव में रहने वाले जनता के को एक विश्वास देना, उनको जो भी है एक कॉन्फिडेंस देना, उनके साथ साथ उनका जो भी समस्या है सुनना, उनके साथ रहना चाहिए। होल ऑफ गवर्नमेंट का अप्रोच के नाते एक एक गांव का हम पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे इश्यूज का। उस इश्यूज को दूर करने के लिए भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। सीमावर्ती गांवों में घर घर मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। विकास के इस सफर के साथ स्थानीय संस्कृति और भाषा का संरक्षण और संवर्धन भी सुनिश्चित किया गया। नल से जल सभी को उपलब्ध हो रहा है। गांव में छोटा मोटा कारोबार भी विकस रहा है और सीमावर्ती गांव होने से, हिमालयन रेंज में गांव होने से वहां क्या डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है उसको भी आइडेंटिफाई किया गया और सरकार के द्वारा वहां एडवेंचर एक्टिविटी कैसे बढ़े, वहां टूरिज्म एक्टिविटी कैसे बढ़े, इस सब दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है। मोदी सरकार ने उत्तर पूर्व की अभूतपूर्व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ विवादों का निपटारा कर शांति स्थापित की। उग्रवादियों से शांति समझौतों से 2014 के पहले की तुलना में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। हिंसा में 67%, सुरक्षा बलों की मृत्यु में 60 और नागरिकों की मृत्यु में 83% की कमी दर्ज की गई है। मोदी सरकार ने ब्रू, NLFT, बोडो, कार्बी आंगलोंग जैसे समझौते किए और अंतर्राज्यीय सीमा विवाद भी सुलझाए। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान उसको भी नए रूप में इसमें स्वीकृति मिली है। इसलिए जो सीमावर्ती गांव हैं उनका आधारभूत ढांचा हेल्थ का, एजुकेशन का, रोड का, मोबाइल नेटवर्क का तेजी से बढ़े ताकि वहां के बच्चे भी जो देश और दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं उनको जान सकें। भारत की सेना के साथ साथ वो देश की सीमाओं पर देश के सबसे सजग सशक्त प्रहरी हैं। तो इस विजन के पीछे उनको ये भरोसा दिलाना कि आप जो सीमाओं पर डटे हैं, पूरा भारत आपके साथ है। छोटे से अरुणाचल में 6,600 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों के गठन के बाद 53,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार भी मिला है। वाइब्रेंट विलेज से यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हमें मिलेंगी, जिससे यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा और सीमांत क्षेत्र से पलायन रुकने में मदद मिलेगी। पलायन जो हो रहा है बॉर्डर एरिया से, पलायन होने का कारण से डेवलपमेंट का कमी हो रहा है। तो यदि डेवलपमेंट होगा तो पलायन नहीं होगा और डेवलपमेंट जो है बॉर्डर में भी डेवलप्ड होगा। जो इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार के द्वारा वो काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि वाइब्रेंट विलेज में जितने भी डेवलपमेंट जो शहर में हम देखते हैं, पाते हैं, मिलते हैं, वो ही सेम डेवलपमेंट्स और स्कीम्स प्रोजेक्ट्स अब गांव में भी मिलने लगेगा। वाइब्रेंट विलेज जो स्कीम निकाला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा स्कीम निकाला है ये बॉर्डर के लोगों के लिए। वहाँ पर उनको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल, हॉस्पिटल और बाकी सारे चीज़ों का। उसके लिए हम थैंक्स कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और बहुत बेनिफिट है उन लोगों के लिए। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मोदी सरकार ने काफी अहमियत दी। 2014 से 2023 तक 547 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। 1100 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर रोड का निर्माण, 1057 किलोमीटर पर फ्लड लाइट्स, 468 बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स को भी लगाने का काम पूरा किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा में 5 किलोमीटर के दायरे में सभी गांवों को ऑल वेदर रोड्स के साथ जोड़ा जा चुका है। 1859 किलोमीटर लंबे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे पर भी काम जारी है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। मकसद हो बुलंद, लोकतंत्र की आवाज।